हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेब 3.0 को। एंड किसी भी चीज़ के थर्ड वर्जन को डिस्कस करने से पहले उसका वर्जन 1 एंड वर्जन 2 हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें वेब 1.0 एंड वेब 2.0 की और फिर समझे वेब 3.0 को, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा वेब 3.0 को समझना। तो देखिए, वेब 1.0 इंटरनेट के उस टाइम को हम बताते हैं जब इंटरनेट बिल्कुल इनिशियल डेज के अंदर था। और ये टाइम पीरियड है 1991 से लेकर 2004 तक का। 1991 से लेकर 2004 तक का जो टाइम था उसे वेब 1.0 से हम इस समय रिप्रेजेंट करते हैं। और इस समय क्या होता था, जो वेबसाइट्स होती थी वो उनका जो नेचर होता था वो होता था ओनली रीड ओनली। मतलब इस समय जितनी भी वेबसाइट होती थी वो सिर्फ रीड ओनली होती थी, कि वहां हम जाते थे, वहां पे जो लिखा होता था हम सिर्फ उसको पढ़ सकते थे, उसके अलावा हम कुछ भी वहां पे नहीं कर सकते थे। तो ऐसा टाइम इंटरनेट का या वेबसाइट्स का वो टाइम जब वेबसाइट सिर्फ रीड ओनली होती थी। वहां पे हम कुछ किसी से हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, अपना कोई कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते थे, कोई चैट नहीं कर सकते थे। जब वो वाला जो टाइम था जब हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को जाके देख के उनको पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे, जस्ट खत्म। हमने कोई वेबसाइट खोली, उस पर जो लिखा है वही हम पढ़ सकते हैं और हम उससे बाहर आ जाते थे। तो ये इनिशियल डेज जो थे वेबसाइट्स के, जब सिर्फ वेबसाइट रीड ओनली होती थी, इसको हम बोलते हैं वेब 1.0 से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आया वेब 2.0। ये कब आया? 2004 से लेके अभी तक का जो टाइम चल रहा है ये वेब 2.0 का ही टाइम चल रहा है। वेब 2.0 ही अपने आप को एक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो वेब 2.0 के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज क्या डाल दी गई? वेब 1.0 में क्या चीज थी? सिर्फ रीड ओनली। सिर्फ आप जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पे वेब 2.0 के अंदर इंटरेक्ट वाला फीचर भी डाल दिया गया। अब यूजर क्या थे, वो रीड तो कर सकते थे लेकिन साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते थे। वो खुद भी अपना कंटेंट वहां पे राइट कर सकते थे, वो वीडियोज अपलोड कर सकते थे, वो चैट कर सकते थे, वो एक दूसरे को रिप्लाई दे सकते थे। तो जब इंटरेक्शन शुरू हुआ तो उसको हम बोलते हैं वेब 2.0। 1.0 रीड ओनली, सिर्फ पढ़ सकते हैं। 2.0 पढ़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं या इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ वेब 2.0 के साथ हमारे को बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज मिली, जैसे कि यूट्यूब आया, फेसबुक आया, ये जितनी भी एप्स आई, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से वेब 2.0 का पार्ट हैं। इन सब पे हम क्या कर सकते थे, अब हम इन सब पे, इन वेबसाइट्स पे जाके हम खुद के पोस्ट लिख सकते थे, खुद के कंटेंट को अपलोड कर सकते थे, खुद की वीडियोज अपलोड कर सकते थे, दूसरे लोगों को टैग कर सकते थे, दूसरे लोगों से बात कर सकते थे। तो जब वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन वाली चीजें आई, जब इंटरेक्शन मोड एक्टिवेट हो गया वेबसाइट के अंदर, रीड था 1.0 में, इसमें ऐड कर दिया गया इंटरेक्शन मोड भी, तो आया वेब 2.0। तो वेब 2.0 की सबसे अच्छी एडवांटेज क्या रहा कि अब हम वेबसाइट पे इंटरेक्ट कर सकते थे और बहुत बड़ा वाइडर स्कोप ओपन हो गया था इंटरनेट का। और इस समय हमें मिला, यूट्यूब मिला, फेसबुक मिला, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिली और ये सब फ्री में मिला। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसका गुड पॉइंट है। हम हमें फ्री में ऐसी ऐसी ऐप्स मिली जिनके साथ जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम भी रही होंगी, तभी तो वेब 3.0 की इतनी बातें हो रही हैं कि वेब 3.0 को आना चाहिए। तो वो कमियां क्या रही वेब 2.0 की, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें खराब क्या था। तो सबसे पहली चीज जो थी, जो खराब थी वेब 2.0 के अंदर, वो ये था कि जितना भी जो डेटा था वो सेंट्रलाइज सर्वर पे सेव होता था। फेसबुक में आप, हमारा जो फेसबुक को अगर आप यूज कर रहे हो तो जितना भी डेटा वो फेसबुक के सर्वर पे स्टोर हो रहा है। यूट्यूब को अगर आप यूज कर रहे हो तो जितना भी जो डेटा है वो यूट्यूब के सर्वर पे एक तरीके से स्टोर हो रहा है। तो इसके साथ इशू क्या आता था, सेंट्रलाइज्ड अगर सर्वर पे डेटा अगर स्टोर किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा इशू जो था वो ये रहता था कि ये कंपनीज की जो विचारधारा है, अगर उसके साथ कोई चीज अलाइन है तब तो ये उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है, कोई ऐसी चीज अपलोड हो रही है जिसको इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के सीईओ, इस कंपनी के शेयर होल्डर को अगर लग रहा है कि नहीं, ये जो कंटेंट है ये हमारे वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए या इस टाइप के कंटेंट को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, उसको ये क्या करते थे, रिमूव कर देते। तो इनकी मोनोपोली आ जाती थी, क्योंकि जितना भी ये वेबसाइट पे जो डेटा स्टोर होता था वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से इनके सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर होता था। तो यहां पे सेंसरशिप का इशू आ जाता था कि इनको अगर लग रहा है कि जैसे ट्विटर का एग्जांपल ले ले, ट्विटर को लगा डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर देना चाहिए, फेसबुक को लगा बैन कर देना चाहिए, तो चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, इन्होंने बैन कर दिया। तो ये जो चीजें थी कि हमें जो पसंद नहीं आएगा हम बैन कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है किसी भी चीज को, कि आप किसी चीज के फेवर में हो सकते हैं, अगेंस्ट हो सकते हैं, बट हर तरफ के पक्ष को अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं हो पा रहा था। बिकॉज यहां पे जो डेटा था, आपने यूट्यूब का बहुत एग्जांपल सुना होगा कि यूट्यूब ने बहुत सारी वीडियोज को रिमूव कर दिया क्योंकि उसको लगा कि वो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही हैं। तो ये जो चीज थी सेंसरशिप वाला इशू, एक तो ये था वेब 2.0 के अंदर, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा था वो सेंट्रलाइज सर्वर के अंदर सेव हो रहा था। तो एक तो सेंसरशिप का इशू था। दूसरा इशू जो यहां पे था वो ये था कि जो यूजर होते थे वो अपने डेटा के मालिक नहीं होते थे। तो पहली चीज
कि वेब 2.0 के अंदर जितना भी डेटा जो है वो सेंट्रलाइज सर्वर में सेव होता है, जिसकी वजह से सेंसरशिप का इशू आता था। दूसरी चीज, जो यूजर है उनका जो डेटा है उसके वो मालिक नहीं रहते थे, उनके जो डेटा के मालिक ये कंपनीज बन जाती थी। इसको और अच्छे से समझते हैं। आप एक चीज समझिए कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आज हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब अगर फ्री में यूज करने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी अच्छी सेइंग है इंग्लिश के अंदर, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। अगर किसी भी चीज के लिए अगर आप पैसा पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब वहां का जो उस प्लेटफॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो आप हो, ना कि वो वहां पे जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं या वहां पे जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो उनका प्रोडक्ट नहीं है, उनका प्रोडक्ट हो आप। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे तो यू आर द प्रोडक्ट। तो हुआ क्या, इन कंपनीज ने भी आपको जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इन्होंने भी क्या किया, यूजर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पे ये आप अपना डेटा जो था उसको आप अपलोड कर सकते थे। वो इनके सेंट्रल सर्वर में था तो ये उसको एक अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते थे। जो अच्छा लगता था उसको प्रमोट करते थे, जो खराब लगा उसको सेंसरशिप के नाम पे उठा के फेंक दिया या उसको एक तरीके से दबा दिया। तो एक तो ये इशू था। दूसरा क्या इशू था कि हमारा जो डेटा होता था, क्योंकि जब इन वेबसाइट पे जब आप जाते थे, चाहे वो फेसबुक हो या कहीं यूट्यूब हो, ये क्या करते थे, हमें फ्री में अपना कर रहे हैं आज भी एक्चुअली, ये हमें फ्री में अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बदले में हमारा जो डेटा होता है इसको ये बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। अब ये डेटा कैसे कलेक्ट करती हैं, देखिए आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको ईमेल आईडी चाहिए होता है, ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उस फेसबुक के थ्रू अब आप अमेजोन पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या और 50 वेबसाइट पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों पे आप एक जगह लॉगिन करके और भी मल्टीपल जगह लॉगिन कर सकते हैं, या एक ईमेल आईडी से आप मल्टीपल जगह पे एक तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इशू क्या आता है कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये ट्रैक करते हैं हमारी एक्टिविटीज। आपने देखा होगा बहुत बार फेसबुक या ये सब बोलते हैं कि हम आपका लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं सो डेट हम आपको और बेटर तरीके से गाइड कर पाएं, और लोग क्या कहते हैं कि ठीक है जी अच्छी बात है, हम सब परमिशन दे देते हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमारे एक्टिविटीज, हम क्या खाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या देखते हैं, हमें क्या पसंद है देखते हुए, क्या नहीं पसंद है देखते हुए, और हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं, हम किस टाइप की वेबसाइट को विजिट करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो थी इन सब लोगों ने, ये हमारा जो पर्सनल डेटा जो होता था इसको इन्होंने स्टोर करने लगे। आपने बहुत बार देखा होगा, आप अमेजोन पे गए, आपने एक कंपनी का जूता देखा और आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने सोचा चलो बाद में बाय करेंगे, फिर आप फेसबुक पे गए तो सेम वही जो जूता है वो आपको फेसबुक पे भी दिखा रहा है बाय नाउ करके, इंस्टाग्राम पे भी दिखा रहा है बाय नाउ करके। इसका मतलब हमारी एक एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, और उस एक्टिविटी को ट्रैक करके ये क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको हमारा बिहेवियर जो होता है वो सेल करते हैं कि भाई ये यूजर इस टाइप का बिहेवियर रखता है, और इससे हमें मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर बीजेपी से चिढ़ने वाली कोई वीडियो देखी, आपको बीजेपी अच्छी नहीं लगती, आपने बीजेपी के अगेंस्ट वाली कोई वीडियो देखी, अब यूट्यूब आपको उसके अगेंस्ट वाली ही सारी वीडियो दिखाएगा कि बीजेपी कितनी खराब है। लेकिन अगर आप वही चीज बीजेपी को अगर आप पसंद करते हैं और आपने पसंद वाली वीडियो देखी, तो अब आपको यूट्यूब बीजेपी के फेवर वाली ही सारी की सारी वीडियो दिखाएगा, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन क्या है, हमारी हैबिट्स को जानने का, हमारी हैबिट्स के हिसाब से हमें कंटेंट दिखाने का, सो डेट कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है इन प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें, जिसकी वजह से वो हमें और अच्छे तरीके से हमारा एनालिसिस कर पाए, और हम हमारी एक्टिविटीज को देखते हुए वो डाटा कलेक्ट करें और उसे आगे बिलियन उसको बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएं। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा इशू तो ये आता है, हमसे बिना पूछे हमारा डेटा बेच दिया जाता है, और दूसरा हमें पता भी नहीं होता हमारा डेटा कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है। तो मुझे लगता है दो चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। वेब 1.0 है क्या, जहां पे रीड ओनली था, वेब 2.0 क्या था, जहां पे रीड के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते थे। बट वेब 2.0 में इश्यूज क्या थे, सबसे पहला डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर होता था, जिसकी वजह से ये कंपनीज अपनी मतलब विचारधारा के हिसाब से किसी कंटेंट को प्रमोट करते थे और किसी टाइप की विचारधारा को दबाने की कोशिश करते थे, और जो इन्होंने आज तक किया भी है और बहुत बार किया, आज भी किया जा रहा है। तो एक तो सेंसरशिप का इशू था, दूसरा क्या था, हमारा ही डेटा हमसे बिना पूछे सेल कर दिया जाता है, और हमें पता भी नहीं होता कहाँ सेल कर दिया गया, और जिसका हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलता कि भाई ये है कि हमारा डेटा अगर कहीं बेचा जा रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज ही हमारे साथ शेयर हो रहा हो, ऐसा भी ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो इन इश्यूज को सोल्व करता है वेब 3.0। वेब 3.0 हमें क्या करता है कि वेब 1.0 का रीड वाला, वेब 2.0 का रीड प्लस इंटरेक्ट, ये दोनों फीचर तो हमें देता ही देता है, साथ ही साथ जो वेब 2.0 में जो इश्यूज थे उसको भी रिजोल्व कर देता है। किस तरीके से कि वेब 3.0 के अंदर जितने भी जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो किसी भी सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर नहीं किया जाएगा। वेब 3.0 के अंदर जो डेटा है वो जो स्टोर किया जाएगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके पीयर टू पीयर सर्वर्स पे उसको सेव किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो
जो अभी तक जो वेब 2.0 के अंदर कंपनीज का जो मोनोपोली चलती थी कि इस टाइप की विचारधारा को तो हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी वीडियोस को तो हम और ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे और इस टाइप के वीडियोस को हम कंप्लीटली हटा देंगे, ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। हर किसी को फेयर अपना चांस मिलेगा, हर किसी के व्यूज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मतलब कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो एक तो अच्छी चीज़ क्या होगी, रीड और इंटरेक्ट तो है ही, जस्ट दो फीचर के एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। एक तो डेटा जो है जो स्टोर होगा, जो वेब 2.0 में सेंट्रलाइज सर्वर में हो रहा था, यहाँ कहाँ हो रहा है, डिसेंट्रलाइज सर्वर में। दूसरा, यहाँ पे हम अपने कंटेंट के मालिक और डेटा के, सॉरी, यहाँ पे हम अपने डेटा के मालिक होंगे। यहाँ पे हम अपने डेटा को ओन करेंगे, ना कि ये कंपनीज, फेसबुक, यूट्यूब, इस टाइप की कंपनीज। हम अपने डेटा के खुद ओनर होंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक तरीके से हम बात करें वेब 3 पे जो फेसबुक बनेंगे या फेसबुक जैसी वेबसाइट बनेगी, यूट्यूब या यूट्यूब जैसी वेबसाइट बनेगी, क्योंकि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में फेसबुक एंड यूट्यूब भी वेब 3 के ऊपर आ जाए, ये भी अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर ले, ये भी अपना स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का जो मेथड है इसको भी डिसेंट्रलाइज कर दे, साथ ही साथ जो डेटा कलेक्ट जो करते हैं उसको भी ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दें। तो लेकिन नहीं भी करेंगे तो जो नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, वो उनका यही तरीका रहेगा कि पहली चीज, जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो किसी सेंट्रलाइज सर्वर में नहीं होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू P2P सर्वर्स के ऊपर होगा। दूसरा, जो हमारा जो डेटा होगा उसके मालिक हम खुद ही होंगे, क्योंकि इन वेबसाइट पे, जो इस टाइप की वेबसाइट जो वेब 3 के ऊपर आएंगी, हमें एक्सेस करने के लिए इन वेबसाइट्स को हमारी पर्सनल डिटेल इनके साथ शेयर नहीं करनी होगी। यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड या बाय करते समय अपना अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, नाम, ये सब कुछ नहीं देना होगा। इन वेबसाइट्स को, इन एप्स को हम एक्सेस कर पाएंगे थ्रू मेटामास्क या अदर प्लेटफॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से हम इन वेबसाइट को, जो वेब 3 पे जो वेबसाइट्स आएंगी, जो एप्स आएंगी, इनको हम डिसेंट्रलाइज तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। आप खुद सोचो कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम मेटामास्क के थ्रू लॉगिन करके इन वेबसाइट पे को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ बाय भी करना है ई कॉमर्स किसी प्लेटफॉर्म से, तो हम वहीं पे जो भी करेंसी वहां पे एक्सेप्टेड होगी, एक्सेप्टेबल होगी, मान लो बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, कार्डनो है, जो भी है, उसको पे करके हम वहां से प्रोडक्ट को भी बाय कर पाएंगे, तो या सर्विसेज को बाय कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब डिसेंट्रलाइज तरीके से होंगी, तो वेबसाइट जो काम करेंगे वेब 3.0 के ऊपर, इनके पास हमारा कोई ईमेल आईडी, पासवर्ड या हमारी लोकेशन नहीं जाएगी। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी या डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, सॉरी डिजिटल राइट वर्ड नहीं होगा, हमारी डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी जो है यही रिवील होगी। हमारी मेन आइडेंटिटी हमारे पास ही रहेगी, हमारी डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी जो है वही इन वेबसाइट के पास जाएगी। तो हम एक तरीके से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है इसको हमने एक तरीके से सेव कर लिया, ये हमारी लीक नहीं हुई इन वेबसाइट के पास। साथ ही साथ हमारा जो इन वेबसाइट पे जो डेटा गया वो भी एक तरीके से किसी सेंट्रलाइज सर्वर में नहीं है, वो भी एक डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन का जो इशू होता है, जो पर्टिकुलर किसी एक टाइप की चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाना और एक टाइप की चीज़ को दबाना, वो कंप्लीटली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप, मुझे लगता है कि इसमें हमें क्लियर हो गया होगा कि वेब 3.0 क्या है। मैं फिर भी एक बार समअप कर देता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। वेब 1.0 ऐसी वेबसाइट होती थी उस समय सिर्फ, जिनको हम सिर्फ पढ़ सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में ऐसी वेबसाइट है जहाँ हम पढ़ भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, फेसबुक की तरह, हम यूट्यूब की तरह वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, वीडियोज़ देख भी सकते हैं, हम चैट भी कर सकते हैं मैसेंजर ऐप्स के थ्रू। ये सब कुछ जो आया, ये आया वेब 2.0 में। तो वेब 2.0 जो है वो एज इट इज वेब 3.0 और वेब 2.0 के अंदर क्या डिफरेंस आ गया कि वेब 2.0 के अंदर ये सारी चीजें हमें मिली, बट बदले में हमें मिला जो डेटा है उसका स्टोरेज जो था वो सेंट्रलाइज सर्वर में हो रहा था। जो वेब 3.0 में क्या किया गया, वेब 2.0 में सेंट्रलाइज सर्वर में डेटा स्टोर होता था, वेब 3.0 में क्या होगा, डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके P2P सर्वर के अंदर ये डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे जो डेटा था कस्टमर का, जो फेसबुक, यूट्यूब जो थे, ये हमारे डेटा को एक तरीके से ऑन करते थे, ये हमारे डेटा को हमसे बिना पूछे बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते थे। यहाँ पे जो हमारा डेटा है, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी जो है, उसका टोटल कंट्रोल जो रहेगा वेब 3 में, वो यूजर्स के पास ही रहेगा। तो सेम यही है, ज़्यादा कोई इसमें हाईफाई चीज़ नहीं है। रीड एंड क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट वाला फीचर वेब 2.0 एंड वेब 3.0 दोनों में सेम है। जस्ट यहाँ पे क्या है, हम अपने डेटा के मालिक हम खुद होंगे, और जो डेटा जो स्टोर है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाएगा। सो ये वेब 3.0 है, और ये फ्यूचर इसलिए है क्योंकि
हर चीज़ डिसेंट्रलाइज होने वाली है आने वाले टाइम में, सो डैट कि हर टाइप की विचारधारा को, हर टाइप की चीज़ों को एक फेयर चांस मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ऐसा ना हो कि कुछ कंपनीज़ की जो मोनोपोली है वो चले और बाकी कंपनीज जो है उनके साथ compete ही ना कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डिसेंट्रलाइज फ्यूचर की, और डिसेंट्रलाइज फ्यूचर के अंदर ये वेब 3.0 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो मुझे लगता है कि वेब 3.0 के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन प्रोजेक्ट का आपको नाम बताऊंगा आज। उन प्रोजेक्ट्स को हम डिटेल में बहुत बाद में आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, इनमें इन्वेस्ट मत करना, अपने आप स्टडी करना। अगर आपको भी स्टडी करके लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है सच में वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम में वेब 3.0 के साथ इन प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम होने वाली है, तो ही आप इनके अंदर इन्वेस्ट करना। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पर्सनल जो फेवरेट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो या जिनके अंदर मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो ऐसे 5 प्रोजेक्ट जिनकी मैं बात करूं, सबसे पहले जिनको आपको जरूर आपकी वॉच लिस्ट में ये होने चाहिए, या आप इनके अंदर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है हीलियम, सेकंड नंबर पे आता है माय पर्सनल फेवरेट ग्राफ, जिसके अंदर मैं शायद काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर थर्ड आता है फाइलकॉइन, जो कि एक अल्टरनेट है, सेंट्रलाइज्ड जो क्लाउड स्टोरेज है उसका अल्टरनेट है एक तरीके से। फिर आ जाता है फोर्थ बिटटोरेंट, जो 2007 से लेके 11 जब इंजीनियरिंग करते थे तो बिटटोरेंट से ही सब चीज़ें डाउनलोड होती थी, टोरेंट के थ्रू ही सब चीज़ें डाउनलोड करते थे। वो बिटटोरेंट को आप वॉच लिस्ट में रखिए वेब 3.0 के अंदर। एंड फिफ्थ जो है, फर्स्ट हीलियम, सेकंड ग्राफ, थर्ड फाइलकॉइन, फोर्थ बिटटोरेंट, एंड जो फिफ्थ है वो है ट्रेस, ओरिजिन ट्रेल। मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी, और इनका जो डीकेजी है, डिसेंट्रलाइज नॉलेज ग्राफ है, ये प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज ग्राफ। तो इसको आप स्टडी कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ट्रेस का आप सिंपल गूगल पे जाके आप सिंपल डालिए डिसेंट्रलाइज नॉलेज ग्राफ, तो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा इसके पूरे के पूरे फीचर्स, और आप देख पाएंगे कि कैसे ये जो डिसेंट्रलाइज नॉलेज ग्राफ है ये सेव करने वाला है वेब 3.0 को, और कैसे सपोर्ट करने वाला है। तो 5 प्रोजेक्ट, फर्स्ट हीलियम, सेकंड ग्राफ, थर्ड बिटटोरेंट, फोर्थ फाइलकॉइन, एंड फिफ्थ ओरिजिन ट्रेल। इसके साथ मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहूँगा जिसके अंदर मैंने अभी रिसेंटली जस्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, और इन 5 में से मैं अभी बता देता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इन 5 में, वो ग्राफ के अंदर है, ट्रेस के अंदर है, बिटटोरेंट एंड फाइलकॉइन के अंदर थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, एक बोनस कॉइन जिसके अंदर मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है वेब 3.0 के अंदर, वो है API 3। तो API 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको आप जरूर स्टडी कीजिए। अभी के अभी जाइए कॉइन मार्केट कैप पे डालिए API एंड मैथ वाला 3, एंड इस प्रोजेक्ट को स्टडी कीजिए। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट वेब 3.0 के साथ की ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न हमें दे सकता है। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, अगली बार मिलेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।